नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविसार शर्मा। दोस्तों, दुनिया का नक्शा इस समय फिर से हिल रहा है। एक और ईरान है जो युद्ध की तैयारी को किसी कागजी नोटिस की तरह नहीं बल्कि असली मैदान की सच्चाई की तरह अंजाम दे रहा है। दूसरी ओर गाजा है जहां हर मोर्चा खुला हुआ है। तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अब भी खुद को निर्णायक सौदेबाज समझते हैं और फलस्तीनियों को अल्टीमेटम थमा चुके हैं। और बीच में अरब दुनिया है जो इतिहास के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। सवाल यही है कि क्या यह सब आने वाले कुछ दिनों में निर्णायक रूप ले लेगा? ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर हॉर्मुज़गान प्रांत के तटीय अड्डों तक एक बेचैनी और तैयारी का माहौल है। वहां कोई भी इस बात को हल्के में नहीं ले रहा कि हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। हाल ही में ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम ओसावी ने एक बयान दिया। बयान छोटा था लेकिन उसका असर लंबा और गहरा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारी नौसेना हर हाल में भिड़ने के लिए तैयार है। अब सोचिए, यह वाक्य किसी सामान्य सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं है। यह वाक्य उस देश के मुखिया से आया है जो पिछले 4 दशक से अमेरिका और इजराइल से टकराव की स्थिति में है। और यह वाक्य ऐसे समय में आया है जब गाजा में हर दिन दर्जनों जानें जा रही हैं और जब वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक युद्ध की हवा तेज हो चुकी है। ओसावी ने हॉर्मुज़गान प्रांत का दौरा किया था। यही वह इलाका है जहां से ईरान की नौसैनिक शक्ति दुनिया के सामने आती है। यहीं पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का मिलन होता है और यहीं से तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। कहा जाता है कि अगर ईरान चाहे तो सिर्फ इस इलाके में हलचल कर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला सकता है। निरीक्षण के बाद ओसावी ने साफ कहा कि दुश्मन की काबिलियत को देखते हुए हमने बड़े और अहम इंतजाम किए हैं। यानी ईरान यह मान चुका है कि दुश्मन सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े अमेरिका और उनके सहयोगी भी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतने इंतजाम आखिर क्यों? जवाब है, हाल ही में इजराइल ने ईरानी क्षैतिजों को निशाना बनाया। ड्रोन हमले हुए, मिसाइलें दागी गईं और यह जताने की कोशिश हुई कि अगर ईरान गाजा में दखल देगा तो उसके अपने घर तक आग पहुंचेगी। यही वजह है कि तेहरान अब खुलकर तैयारी में जुटा है। विश्लेषक कहते हैं कि ईरान की रणनीति साफ है, मौजूदा युद्ध विराम बस एक दिखावा है, असल लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी है। यही कारण है कि 2025 में पहली बार ईरान ने बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास शुरू किए। इन अभ्यासों में सिर्फ जहाजों की परेड नहीं हुई बल्कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, समुद्री ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का खुलकर प्रदर्शन किया गया। ईरान की 2 नौसेनाएं हैं, एक पारंपरिक नौसेना और दूसरी इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड RIGC की नौसेना। दोनों को अब युद्ध कर्मियों और रणनीतिक हथियारों से लैस किया जा चुका है। यह संदेश है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान किसी भी मोर्चे पर उतरने को तैयार है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। गाजा, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है, वहां से सिर्फ धुआं नहीं उठ रहा बल्कि एक पूरा भू राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। इस खेल में अचानक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े। उन्होंने फलस्तीनी संगठनों को एक सीधा अल्टीमेटम दिया, 3 से 4 दिन में जवाब देना होगा। अगर नहीं दिया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। सोचिए, ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं है, लेकिन उनका एक बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल और कई अरब देशों ने पहले ही उनकी 20 बिंदु योजना पर सहमति दे दी है, अब बस फलस्तीनियों के हस्ताक्षर बाकी है। यह 20 बिंदु योजना क्या है? इसमें कहा गया है कि फलस्तीन हथियार छोड़ दे, इजराइल धीरे धीरे गाजा से पीछे हटे और एक अंतरराष्ट्रीय ताकत सुरक्षा का जिम्मा ले। सुनने में यह एक राजनीतिक समाधान लगता है, लेकिन असलियत में यह फलस्तीनियों पर दबाव डालने की चाल है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर फलस्तीनियों ने हस्ताक्षर नहीं किए तो यह योजना खत्म हो जाएगी और इजराइल को खुला समर्थन मिलेगा कि वह युद्ध पूरी ताकत से जारी रखे। यह धमकी नहीं बल्कि चेतावनी है। अब सवाल यह है कि फलस्तीनियों के लिए यह योजना कितनी स्वीकार्य है? जवाब है बेहद कठिन। उनकी दलील है कि यह योजना उन्हें मिटाने की शर्तों से भरी हुई है। अगर वे इसे ठुकराते हैं तो उन्हें अकेला पड़ जाने का खतरा है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो अपने अधिकारों और भविष्य से समझौता करना होगा। इसी बीच अरब देशों की स्थिति भी दिलचस्प है। कतर, मिस्र और तुर्की ने दोहा में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सिर्फ राजनयिक ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद हैं। यहां यह तय किया जा रहा है कि फलस्तीनियों को ट्रंप के प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाना चाहिए। कतर ने यह प्रस्ताव हमास तक पहुंचा दिया है और संगठन इस पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ
सऊदी अरब की कैबिनेट ने सार्वजनिक रूप से फिर से यह मांग उठाई है कि पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीन की राजधानी बनाया जाए और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी हो। यानी सऊदी, अमेरिका और इजराइल के दबाव के बावजूद अब भी स्वतंत्र फलस्तीन की मांग दोहरा रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि उनकी सेना गाजा में बनी रहेगी, जबकि ट्रंप की योजना कहती है कि सेना धीरे धीरे पीछे हटे। तो अब सवाल यह उठता है कि किस पर भरोसा किया जाए, ट्रंप पर जो योजना बेच रहे हैं या नेतन्याहू पर जो जमीनी हकीकत बदलने पर आमादा हैं। इस बीच गाजा की गलियों से आने वाली तस्वीरें दिल दहला देती हैं। अल रिमाल और अन्य मोहल्लों से लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। बच्चों के हाथों से खिलौने छूट चुके हैं और अब वे सिर्फ जरूरतों के बोझ तले दबे हैं। धुएं, मलबे और गोलियों की आवाजें हर आंख में एक ही सवाल छोड़ जाती हैं, हम क्यों भागे, कहां जाएंगे, कब लौटेंगे। लेकिन यह दर्द सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं, बर्लिन, रोम, लंदन और सिडनी तक गाजा के लिए आवाजें उठ रही हैं। मजदूरों ने बंदरगाहों पर हड़ताल कर दी है, व्यापारिक जहाजों को रोक दिया गया है। यानी फलस्तीन का सवाल अब सिर्फ अरब दुनिया का नहीं रहा, यह दुनिया के हर कोने में गूंजने लगा है। और यही गूंज सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह बताती है कि अगर हालात काबू से बाहर गए तो यह जंग सिर्फ एक इलाके की नहीं रहेगी, ये आग पूरी दुनिया को छू सकती है। सबसे पहले ईरान और इजराइल के टकराव की तस्वीर को समझना होगा। दशकों से दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब यह टकराव केवल गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे सीधे खुले युद्ध की आहट दे रहा है। ईरान ने हाल ही में जो नौसैनिक अभ्यास किए हैं, उनमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां शामिल थी। इनका संकेत साफ है, अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। मेजर जनरल ओसावी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था हमारी नौसेना हर हाल में भिड़ने को तैयार है, यह केवल मीडिया की सुर्खियों के लिए नहीं था। इसके पीछे एक वास्तविकता छिपी है। ईरान जानता है कि इजराइल अकेला नहीं है, उसके पीछे अमेरिका है, ब्रिटेन है और कई पश्चिमी शक्तियां हैं। यही कारण है कि ईरान ने अपनी पारंपरिक नौसेना और इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड की नौसेना दोनों को युद्धक क्षमताओं से लैस किया है। अब जरा अमेरिका की रणनीति को देखें। ट्रंप की 20 बिंदु योजना कोई संयोग नहीं है। यह योजना दरअसल अमेरिका की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वह मध्य पूर्व को दो हिस्सों में बांटना चाहता है, एक वह जो इजराइल के साथ खड़ा हो और दूसरा वह जो अलग थलग पड़ जाए। यही कारण है कि ट्रंप लगातार फलस्तीनियों पर दबाव बना रहे हैं कि वे हथियार छोड़ दें और योजना पर हस्ताक्षर करें। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हमास और अन्य फलस्तीनी संगठन मानते हैं कि यह योजना उनके अस्तित्व पर सीधा हमला है। उनका कहना है कि इसमें कहीं भी उनके अधिकारों की गारंटी नहीं है, बल्कि यह योजना इजराइल के हितों को आगे बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर फलस्तीन इस योजना को ठुकराता है तो क्या होगा? ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया तो इजराइल को पूरी क्षमता से युद्ध जारी रखने का समर्थन होगा, यानी खुला लाइसेंस। ये वह स्थिति होगी जिसमें गाजा पर हमले और तेज हो सकते हैं और ईरान के हस्तक्षेप की संभावना और बढ़ जाएगी। अब लौटते हैं अरब देशों की तरफ। कतर, मिस्र और तुर्की की दोहा बैठक इस समय निर्णायक है। इन देशों के लिए यह केवल एक कूटनीतिक चुनौती नहीं है, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। अगर वे हमास को समझौते पर राज्य कर लेते हैं तो शायद एक अस्थायी शांति बनी रहे, लेकिन अगर हमास जिद पर अड़ा रहता है तो पूरी अरब दुनिया में दबाव बढ़ सकता है। सऊदी अरब की स्थिति थोड़ी अलग है। उसने साफ कहा है कि फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए और पूर्वी यरूशलेम उसकी राजधानी होना चाहिए। सऊदी का यह रुख इसीलिए अहम है क्योंकि हाल ही में उसने अमेरिका और इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन अब गाजा की तबाही देखकर उसने फिर से फलस्तीन का समर्थन किया है। मगर यहां भी एक विरोधाभास खड़ा होता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि उनकी सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी, जबकि ट्रंप की योजना कहती है कि धीरे धीरे सेना हटाई जाएगी। तो सवाल यही है कि असली सच्चाई कौन सी है? क्या यह सब सिर्फ कूटनीतिक दिखावा है या वास्तव में कोई समाधान निकल सकता है? गाजा की जमीनी स्थिति हर दिन बिगड़ रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। अल रिमाल जैसे इलाकों से लोग पलायन कर चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब विस्थापित हो रहे हैं। यही वजह है कि अब यह मान लिया गया है कि गाजा केवल युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध बढ़ रहा है। यूरोप के
शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बर्लिन में बड़े प्रदर्शन हुए, लंदन और रोम में हजारों लोगों ने मार्च निकाला, सिडनी और मेलबर्न में भी गाजा के लिए आवाजा उठी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मजदूर संघों ने कई जगह बंदरगाहों पर हड़ताल कर दी, व्यापारिक जहाजों को रोका गया ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि गाजा का दर्द अब केवल अरब दुनिया तक सीमित नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार यह कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, यानी अगर इजराइल हमला करता है तो उसे सही ठहराया जाएगा। यही वह बिंदु है जो ईरान को खटक रहा है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका केवल इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि फलस्तीन की असलियत को नजरअंदाज कर रहा है।